high salaries, late night shift, long working hours, poor sleep and long screen time. कॉर्पोरेट लाइफ बाहर से तो बहुत सक्सेसफुल लगती है, लेकिन यही कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। WHO के अनुसार डिप्रेशन इज़ द नंबर 1 फैक्टर फॉर द डिसेबिलिटी एंड ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर देवाशीष, एक एक्सपीरियंस साइकियाट्रिस्ट, MD साइकियाट्री उन्होंने किया है और उनके साथ हम बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेस एंजाइटी के बारे में, क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में, उसका जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है उसके बारे में हम बात करेंगे, सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में बात करेंगे, सुसाइडल थॉट्स एंड सुसाइड के बारे में बात करेंगे एंड अल्टीमेटली वी विल टॉक अबाउट एक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए और मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में कौन से हमें प्रैक्टिकल अप्रोच लाने चाहिए हमारी लाइफ में, वो प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज हेल्थ विथ हर्ष, जहां हम बात करेंगे सिर्फ साइंस की, नथिंग एल्स। सो वेलकम डॉक्टर देवाशीष। हेलो डॉक्टर देवाशीष, वेलकम टू द हेल्थ विथ हर्ष एपिसोड नंबर 4। मैंने एक अभी रिसेंटली एक स्टडी पढ़ा था जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कंडक्ट किया है एंड उसमें था कि जो डॉक्टर्स का एवरेज लाइफ स्पान है, उनका जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, विच इज ओनली 59 to 60 years, विच इज 10 years लेसर देन नॉर्मल पॉपुलेशन जो इंडिया की है। इंडिया का अराउंड 69-70 के बीच में है एंड ये उन लोगों ने इसलिए बताया कि डॉक्टर्स में जो स्ट्रेस के रिगार्डिंग जो एंजाइटी एंड डिप्रेशन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से उनको लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो भी ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो कम है। एंड सिमिलरली जो कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉयज़ है जिनमें भी स्ट्रेस की मात्रा ज़्यादा है, उन लोगों में भी ये देखने को मिला है कि उनका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो नॉर्मल जो हमारा इंडिया का एवरेज लाइफ स्पैन है उससे बहुत कम है। इवन देर इज़ वन स्टडी कि जिसमें यंग पॉपुलेशन में जो हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो होता है, उसमें भी ये लोग बोल रहे हैं कि 25% ये जो हार्ट अटैक है वो स्ट्रेस की वजह से है। तो आजकल ऐसा तो क्या हुआ, तो स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया है हमारे सबकी लाइफ में। लाइक कोई 18 साल का बंदा है उसमें भी एंड 65 ईयर का है कोई पर्सन, उसमें भी इतना स्ट्रेस बढ़ गया है। तो ऐसा तो क्या हुआ है अभी? राइट। सो आपने बात जो कही वो बिल्कुल सही है कि अभी के ज़माने में जो हमें लग रहा है कि स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, अगर हम स्ट्रेस को फ्यूचर में देखें या पास्ट में देखें तो स्ट्रेस हमेशा एक ह्यूमन का एक्सपीरियंस का पार्ट तो रहा ही है। बट अभी की रियलिटी में देखें तो स्ट्रेस बढ़ इसलिए रहा है बिकॉज हमारे रिसोर्सेज और हमारे डिमांड्स के बीच में मिसमैच बहुत बढ़ता जा रहा है। ओके, सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवरसेल्व्स कि हम चाहते हैं कि बहुत सारे चीज अचीव करें, और अगर हम उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियस बात है कि वो स्ट्रेस बढ़ने वाला है। बी इट रिगार्ड्स टू हमारी फाइनेंसेस की बात हो, हमारे सोशल स्टेटस की बात हो, हमारे रिलेशनशिप्स की बात हो, या फिर पर्सनल गोल्स कुछ हो, उसी को लेकर कुछ बात हो, तब हमें जब लगने लगता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो शायद कम पड़ रहे हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं हासिल कर पा रहे, या फिर वो कंपैरिजन की वजह से कि यार मेरे आसपास के लोगों के पास जो चीजें हैं मेरे पास शायद वो चीजें हैं या नहीं है। सो एक कांस्टेंट कंपैरिजन कल्चर, कांस्टेंट हसल कल्चर, कॉन्स्टेंटली वांटिंग टू गेट बेटर, ये जो कंसेप्ट चले जा रहा है शायद इस वजह से स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। और कई बार क्या होता है कि स्पेशली जो लोगों की बात की आपने कि डॉक्टर्स हो गए या कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हो गए, ये हाई फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स हैं, है ना? ये ऐसे एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं जहाँ पे उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी गई है, बिकॉज अगर वो डॉक्टर ठीक से काम नहीं करेगा तो पेशेंट की लाइफ को खतरा है। वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय शायद नहीं काम करेगा तो बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाएंगे, करोड़ों के लॉसेस हो सकते हैं। तो इस चीज की वजह से क्या होता है कि कई बार वो अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस करने लगते हैं, राइट? एंड डॉक्टर्स में तो आयरॉनिकली उन्हें पता भी है कि हेल्थ के लिए क्या करना है, बट एज दे से डॉक्टर्स आर वेरी पुअर पेशेंट्स। सो कई बार उन्हें अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पता होने के बावजूद भी वो जो चीज उन्हें थियोरेटिकली पता है वो अपने पेशेंट्स के लिए करवाना चाहते हैं, कई बार वो फॉलो नहीं कर पाते, राइट? सो दिस आर वन ऑफ द कॉमन रीजंस कि वो स्ट्रेस बढ़ रहा है। Another thing why stress is increasing is because हमारी स्लीप क्वालिटी और स्लीप क्वांटिटी दोनों ही पुअर हो रही है। तो अगर हम रिसर्च देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब हम पहले के जमाने में शायद 10 बजे 11 बजे सो जाते थे, आज आप देखोगे रोड पे 12 बजे भी ट्रैफिक सिग्नल ऑन रहता है, राइट? सो दैट इज शोइंग कि हम बहुत लेट सो रहे हैं, बट हमारे ऑफिस के टाइम तो चेंज नहीं हुए, वो तो 9 to 6 9 to 5 जो जॉब्स थी वो वैसे ही चल रही है। सो इसकी वजह से हुआ क्या है कि हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, तो जो सुबह का वक्त था
जो पहले हम उठ के थोड़ा सा हमारे कुछ अच्छे रिचुअल्स होते थे, बी इट इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल रिचुअल्स हो गए या एक्सरसाइज हो गया, उसके लिए आजकल लोगों को टाइम नहीं मिल रहा। तो ये भी एक कॉमन रीजन है जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ते हुए जा रहा है। ओके, तो ये सारे कारण है। पता मतलब कैसे चलेगा कि यार मेरे को स्ट्रेस आ रहा है ये सब चीजों में? अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे को पता चलेगा कि नहीं मुझे ये चीज हो रही है तो मैं उसको कंट्रोल कर पाऊंगा। कोई ऐसा मेजर नहीं है, लाइक इट इज नॉट लाइक वॉच में आपको बता देगा कि मैं दौड़ रहा हूँ तो ये हार्ट रेट है। तो स्ट्रेस में ऐसा कब हमें पता चले कि नहीं यार आई एम स्ट्रेस्ड, मेरे को इस पे वर्क करना है? तो ये पता कैसे चलेगा? सेल्फ अवेयर कैसे हो पाएगा कोई भी पर्सन स्ट्रेस के लिए? बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्ट्रेस के दो चीजें हमें दिखनी जरूरी है। एक है हमारे इमोशंस और हमारे थॉट पे उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और हमारी फिजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो पहले हम समझते हैं कि फिजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो जब भी स्ट्रेस में होते हैं हम, जैसे हमने बात की कि हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है या हम उस सिचुएशन को मीट अप नहीं कर पा रहे, जैसे कोई एग्जाम को स्ट्रेस हो गया, ऑफिस का स्ट्रेस हो गया, या कोई डॉक्टर है उसको ऑपरेशन करना है उसका स्ट्रेस हो गया, जब भी हमें लगता है कि हम वो चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे, तब हमारी बॉडी उस समय के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, ये दो न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो हार्मोन्स हैं, वो सिक्रीट करती है। अब ये शॉर्ट ड्यूरेशन में हमारी हेल्प करता है, बिकॉज उस फाइट को हमें रिस्पॉन्सिबल होना है, उस फाइट को हमें अचीव करना है, कुछ सक्सेस पाना है, तो उस चीज के लिए वो हार्मोन्स जरूरी है। बट अगर हम कॉन्स्टेंटली ये फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं, तो उसके कारण ओवरऑल लॉन्ग टर्म हमारे हेल्थ पे बुरे इंपैक्ट आते हैं। तो हमारा हार्ट की हेल्थ, जैसे आपने बात कही थी, वो पुअर हो सकती है, हमारे लंग्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी स्लीप क्वालिटी। तो कोई भी अगर आपकी बॉडी का पार्ट है, बॉडी का ऑर्गन है, वो अगर नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रहा, एंड दिस इज अ सडन चेंज दैट हैज हैपेंड, तो आपको पता चल सकता है कि प्रोबेबली स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने देखा है आपके एपेटाइट में या स्लीप में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, कि आपका खाने का टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा, या आप क्या खा रहे हैं उस पर कुछ कंट्रोल नहीं है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेटर्स कि कई बार वो स्ट्रेस बढ़ रहा है। या फिर अगर मान लो आप कोई सब्सटेंस कंज्यूम कर रहे हैं, बीट सिगरेट्स, बीट अल्कोहल, या इवन नॉट दोज काइंड ऑफ सब्सटेंसेस बट लाइक टी, कॉफी, उसके कंजम्पशन में भी कुछ चेंजेस आए हैं। या फिर वो सब्सटेंसेस आप पहले नहीं लेते थे और अचानक से शुरू हो गए। जैसे हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट्स में जाने तक शायद लोगों का कुछ नहीं था, बट अचानक से उनको सिगरेट स्टार्ट करनी पड़ी, बिकॉज शायद वर्क कलीग्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, एंड पीपल हैव टोल्ड देम कि अच्छा इससे ना स्ट्रेस कम हो जाएगा। और एक्चुअल में देखो तो शॉर्ट टर्म के लिए होता भी है, बट उसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस है वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग रहते हैं। तो ये हो गई थोड़े फिजिकल हेल्थ के प्रॉब्लम्स। दूसरे हो गए मेंटल हेल्थ के इश्यूज, यानी कि आपका माइंड कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक करता रहता है, आप कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट में नहीं रहते, फ्यूचर में रहते हो कि अच्छा आगे क्या होगा, मेरा ये प्रेजेंटेशन ठीक से होगा या नहीं होगा, लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे, मैं अपने एम्बिशंस पा सकूंगा या नहीं पा सकूंगा। और उसमें भी जब ओवरथिंकिंग नेगेटिव तरफ चला जाता है, यानी आप सोचने लगते हो कि कोई भी चीज मैं करूंगा उसका इंपैक्ट नेगेटिव होगा, दैट अगेन इज वन ऑफ द साइंस की स्ट्रेस बढ़ रहा है। और हमारी इमोशंस पे भी उसका इफेक्ट होगा कि हम इरिटेबल रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, छोटी छोटी बातें हमें टॉलरेट नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से शायद हमारे रिलेशनशिप्स भी बिगड़ सकते हैं, स्पेशली जो इंटरपर्सनल रिलेशंस है, हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा होने लगता है, या फिर आपका बॉस के साथ झगड़ा हो रहा है, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ये सारे रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। सो ये अगर हम देखें तो कुछ साइंस इंडिकेट करते हैं कि स्ट्रेस बढ़ रहा है। ओके, अगर बढ़ा, चलो अभी पता चला कि स्ट्रेस बढ़ा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना चाहिए? फर्स्ट इज एक्नॉलेजिंग, राइट? बहुत बार हम देखते हैं साइकियाट्रिस्ट की लोग डिनायल में रहते हैं, लोग ये स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं होते कि मैं स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि आज भी लोगों को लगता है कि यार मैं स्ट्रेस में हूँ, ये कहना शायद एक मेरी वीकनेस है। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि ये एक वीकनेस नहीं है। देखो, स्ट्रेस किसी को भी फील हो सकता है ना, और एंजाइटी या पैनिक अटैक भी किसी को भी हो सकता है, राइट? अगर हम महाभारत का भी एग्जाम्पल देखें तो अर्जुन को भी बैटल फील्ड में ही हैड एन एंजाइटी अटैक, एंड अगर वो चीज के बारे में वो बात नहीं करता तो शायद लॉर्ड कृष्ण के साथ वो भगवत गीता होती ही नहीं, राइट? प्रोबेबली दे माइट हैव इवन लॉस्ट द वॉर, राइट? सो जब हम बात करेंगे और एक्नॉलेज करेंगे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और कई सारी बार अगर माइल्ड टू मॉडरेट लेवल पे है तो शायद बात करने से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, राइट? सो बात आप किसके साथ कर सकते हैं? यू कैन टॉक टू योर लव्ड वंस या फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं। अगर उनसे भी हेल्प नहीं मिली तो डेफिनेटली यू कैन अप्रोच साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, जिनसे आप अपने मन की बात कर सकते हैं। उससे दो चीजें होगी कि आपको आपकी थॉट पैटर्न्स के बारे में पता चलेगा कि कई बार हमारे थॉट पैटर्न्स में ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ नेगेटिविटीज आ जाती है, जिससे हम साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। यानी कि हमारे कोई सोचने समझने के तरीकों में एक पैटर्न में प्रॉब्लम आ गया, कि मान लो मैं हर सिचुएशन में सबसे वर्स्ट आउटकम ढूंढता हूँ कि यार मुझे थोड़ा भी कुछ बॉडी पेन हुआ, यार हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, है ना? सो इसे कहते हैं कि कैटास्ट्रोफाइजिंग। तो
ये Yes. एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। Okay. या फिर हम और ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग में चले जाते हैं, या तो सारी चीजें बुरी है या तो सारी चीजें अच्छी है। अच्छी है। तो ये सारी चीजों की वजह से होता क्या है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता रहता है, बिकॉज हम हमेशा फ्यूचर को एक नेगेटिव एस्पेक्ट से ही देखने लगते हैं। सो ये अगर हम अपने थॉट पैटर्न समझ पाएंगे एंड विल बी एबल टू वर्क ऑन देम, तो हम इस स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो कॉग्निशन कैसे ठीक करे ये सब चीजों में? चलो पहले एक है कि किसी का मैंने हेल्प लिया, तो उससे पहले अगर ग्रास रूट लेवल पे ही मैं अगर वर्क करूं मेरे कॉग्निशन पे, तो मेरे को ऐसा क्या चीजें करनी चाहिए कि अगर स्ट्रेस आ रहा है तो मेरे ब्रेन को ही मैं ऐसा बुलेट प्रूफ बना दूं कि वो आने से पहले ही वो चला जाए। एग्जैक्टली। सो उसे हम जैसे कहते हैं कि कोपिंग टेक्निक्स है ना, हमारी Yes. कुछ ना कुछ कोपिंग टेक्निक सबकी होती है। ओके वो हम शायद कॉन्शियसली कर रहे हैं या फिर अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। ओके लाइक फॉर एग्जांपल किसी किसी को स्ट्रेस आता है तो वो सोना कम कर देता है या ज्यादा कर देता है, हम्म, या फिर खाने की पैटर्न्स में उसके चेंजेस होने हम्म, लगते हैं। जैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं तो दे ऑर्डर जंक फूड ऑर्डर Junk करना food, शुरू हो yes, जाता है, yes. डेजर्ट्स ऑर्डर होना। सो दिस आर द Okay. वेज वी आर कोपिंग। तो अगर Yes. हम हेल्दी कोपिंग टेक्निक्स पहले से ही अपने लिए बना ले तो दैट विल बी हेल्पफुल। बट अगर आप Okay. कहोगे कि नहीं मैं अचानक स्ट्रेस में हूँ और उस समय मैं कोपिंग टेक्निक्स डेवलप करूंगा, तो शायद वो नहीं हो पाएगा। नहीं हो वो पाएगा। वैसी वाली बात है कि आप डायरेक्ट समुद्र में तैरना सीख रहे हैं, हाँ राइट? सो यू हैव टू स्टार्ट विद द स्विमिंग पूल। तो Yes. जब आपको पता है कि स्ट्रेसफुल चीजें नहीं है, तभी आपको वो चीजें डेवलप करनी है। डेवलप कर तो वो चीज कुछ भी हो सकता है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप अपनी कुछ हॉबीज हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और स्पेशली ऐसी हॉबीज जहाँ पे मूवमेंट इन्वॉल्व है, बी इट एक्सरसाइजिंग, बी इट प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स, या फिर अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक रीडिंग हो गया या डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया। कुछ भी अपनी हॉबीज हैं उसे छोड़ मत दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई के वक्त बिकॉज इतना कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है, उस समय हमारी हॉबीज छूट जाती है। तो कितने सारे मेरे पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो बताते हैं सर 10th तक तो मैं ये हॉबीज करता था, फिर 10th के बाद सारी चीजें छूट गई। सो आई थिंक इट इज टाइम कि हम उस चीज के लिए भी थोड़ा वक्त निकालें। और उसका वक्त निकालना ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप बाकी चीजें नहीं कर पाओगे। रादर आप अपने हॉबीज के लिए आधा घंटा भी रोज का निकालोगे तो उससे बाकी के आपके 23 आवर्स की प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव ही होगी। सो आई थिंक ये चीज लोगों को समझना जरूरी है। ओके, पर लोग क्यों नहीं निकाल पा रहे ये? आई थिंक कई बार लोग निकालना नहीं चाहते। इसका ये रीजन भी है कि यार नहीं ये चीज तो टाइम वेस्ट हो जाएगी। कितने स्टूडेंट्स से मैं मिलता हूँ, उनको लगता है कि नहीं अगर मैं एग्जाम के पहले 6 घंटा सो गया तो वो तो टाइम वेस्ट हुआ, तो मुझे तो 2 ही घंटा सोना चाहिए या 3 ही घंटा सोना चाहिए, राइट? तो ये बिलीव्स आ चुके हैं। एंड स्पेशली जो एक हसल कल्चर है ना, कि एक जॉब आपकी चल रही है और उसके साथ साथ मल्टीपल 2-3 जॉब्स करनी है, बिकॉज अभी वर्क फ्रॉम होम का जमाना है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि 2-3 जॉब्स कर रहे हैं, 2-3 और सोर्सेज ऑफ इनकम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए। बट अगर वो आपके नॉर्मल बायोलॉजिकल चीजों के बीच में आ रहा है, जैसे आपके स्लीप के पैरामीटर्स अफेक्ट हो रहे हैं, आपके वेट या एपेटाइट पे कुछ इफेक्ट हो रहा है, आपके रिलेशनशिप्स पे इफेक्ट हो रहा है, तो आपको वहां पे थोड़ा रुकना जरूरी है। ओके, पर लोग नहीं रुक पा रहे हैं ना, राइट? क्यों? राइट, एग्जैक्टली। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स ना, कि लोग पहले अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि ये चीजों का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। राइट? लोगों को लगता है कि चलो यार अभी तो मैं यंग हूँ, और होता भी है कि अर्ली 20s में या 30s में आप कितना भी जंक फूड खाओगे या कैसी भी बुरी लाइफस्टाइल रहोगे, शायद आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, राइट? सो ये प्रॉब्लम्स लोगों को 40s में रियलाइज होंगे। बट हमें ये समझना है कि हमें वो गलती नहीं करनी। सो अ वाइज पर्सन इज हु लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, राइट? तो हमें इस चीज को समझते हुए अभी से अपने लिए कुछ अच्छे लाइफस्टाइल या अच्छी कोपिंग टेक्निक्स सीखते हुए जाना है। तो उसके लिए टाइम इन्वेस्ट करना है। जैसे हम जिम जाते हैं उसी तरह से हमें हेल्दी कोपिंग टेक्निक्स बनानी है, उस चीज के लिए भी टाइम इन्वेस्ट करना पहले से ही शुरू करना है। ओके, इज इट बिकॉज ऑफ कंपैरिजन, सोशल मीडिया? पॉसिबली, राइट? बिकॉज जो पहले इतना हसल कल्चर पहले नहीं था, अभी क्यों आ रहा है कि इसने BMW ली है, मेरे पास होंडा सिटी है, तो नहीं मुझे भी उस पर जाना है। पहले शायद हमें अपने नेबर्स के पास गाड़ियां क्या है वही पता होता था, वही पता थी, हाँ। अभी हमें सब दुबई में किसी ने कौन से कार ली, उससे हम उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट? और वो कंपैरिजन कई बार गलत भी है, बिकॉज देखो हमारी सबकी स्टार्टिंग लाइन अलग अलग है, यस, है ना? तो किसको पहले से क्या रिसोर्सेज थे और किसने कहाँ से शुरू किया वो अलग अलग है। जैसे हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो अभी कुछ लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी पहले से एस्टैब्लिश सेटअप है, तो उनके लिए वो जर्नी अलग होगी। ऐसा नहीं होगा कि उनके लिए इजी होगी, उनके लिए स्ट्रगल्स अलग होंगे, राइट? और किसी को फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है तो उसके लिए स्ट्रगल अलग होने वाले। बट अगर हम कंपैरिजन ये करते रहे कि अच्छा यार 4 साल बाद उसने कितना गाड़ी अचीव कर ली या कितनी घड़ियां ले ली या ऐसी कोई चीजों पे कंपेयर करेंगे, तो आई थिंक वो थोड़ा पॉइंटलेस है। तो आई थिंक ये कंपैरिजन हमें थोड़ी सी रोकना ये जरूरी है। एंड सोशल मीडिया की वजह से क्या है कि आप रात को सोते समय भी जब भी किसी की स्टोरीज देखोगे तो स्टोरीज पे तो लोग अपनी अच्छी चीजें वही डालने वाले, कोई भी अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात नहीं कर रहे। तो जो चीज अच्छी हुई है, जो पॉजिटिव चीज है, वही लोग डालते हैं। तो हमें ये समझना है कि वो जो स्टोरीज पे या इंस्टाग्राम पे आप जो चीजें देख रहे हो वो शायद कुछ एस्पेक्ट है उनकी लाइफ का, बाकी का उनका हार्डवर्क, बाकी का स्ट्रगल
आपको नहीं पता, और शायद वो लोग भी हम्म। आप ही की तरह स्ट्रगल कर ही रहे, सो नोबडी इज कंप्लीटली हैप्पी, नोबडी इज कंप्लीटली सक्सेसफुल, ओके। ये समझना जरूरी है। एंड कब ये स्ट्रेस एंजाइटी में बदल जाता है? राइट, सो एंजाइटी की जो अब हम बात करते हैं, तो एंजाइटी इज अ थॉट एंड इमोशन लेवल प्रॉब्लम। ओके। सो स्ट्रेस में क्या है कि ये फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, ओवरथिंकिंग थोड़ा बढ़ रहा है। अब एंजाइटी में क्या हो गया, और ज्यादा वो चीज हो गई कि आप कॉन्स्टेंटली ओवरथिंकिंग मोड में रह रहे हो, ओके। उसकी वजह से ओवरऑल बॉडी के पैरामीटर्स में इफेक्ट हो रहा है, आपके मसल्स हमेशा टाइट रह रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस में रह रहे हो, एंड Okay. दैट इज समथिंग क्लिनिकली पॉसिबल कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो Okay. एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि वो आपके नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज को भी इम्पैक्ट करेगा, कि आपके जॉब में भी आपका परफॉर्मेंस पुअर हो रहा है, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी परफॉर्मेंस पुअर हो रहा है। तो ये सारे इंडिकेटर्स है कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है। ओके। तो कब उसको हेल्प लेनी चाहिए? लाइक किसी भी पर्सन को ऐसा, मतलब सब हेल्प से पहले आई वुड से कि ऐसा कौन सा पॉइंट है कि उनको लगे कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, किसी की भी हेल्प चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पॉइंट मुझे बताइए कि कब उनको हेल्प के लिए पूछना चाहिए किसी को। कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि जब हमें इंडिकेशंस मिलते हैं कि शायद आपको भी मेंटल हेल्थ हेल्प लेनी चाहिए, बी इट फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट। सबसे फर्स्ट बात तो स्लीप पे डिस्टर्बेंस होना शुरू होता है, कि इंसोम्निया होना शुरू हो जाता है, कि आप कई हफ्तों से ठीक से सो नहीं पा रहे हो, योर क्वालिटी ऑफ स्लीप इज सो पुअर कि आप पूरे दिन भर बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, फटीग्ड फील कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली मसल्स भी आपके टेंस्ड फील कर रहे हैं, या फिर आपको अनएक्सप्लेन्ड बॉडी पेन्स होने लगे, कि हेडेक कॉन्स्टेंटली रहता है, बैक एक्स कॉन्स्टेंटली रहते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो आपको नहीं थे अभी शुरू हो गए हैं। सो ये एक इंडिकेशन है। दूसरा इंडिकेशन, अगर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि आप अपने आप को लेबल करने लगो कि यार मैं एक होपलेस पर्सन हूँ, या मैं वर्थलेस पर्सन हूँ, या मुझे कोई बचा ही नहीं सकता इस सिचुएशन से, या फिर मेरा कुछ अच्छा होगा ही नहीं, या फिर अगर ये थॉट पैटर्न्स बढ़ते जाए तो कई बार वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ भी जा सकता है। तो ये डेफिनेटली कुछ रेड फ्लैग्स हैं, और स्पेशली आप अपने आसपास के लोगों से फीडबैक ले सकते हो। सो आप जिन लोगों के साथ रोज उठना बैठना है, वो शायद आपके बिहेवियर और इमोशंस के बारे में आपको फीडबैक देंगे। तो अगर वो लोग आपको फीडबैक दे रहे हैं तो आपके अच्छे के लिए फीडबैक है, ये समझकर उसे इग्नोर मत कीजिए। कि अगर आपकी पार्टनर आपको कहता है कि नहीं यार बहुत दिनों से आप चिड़चिड़े हो रहे हो, आप किसी चीज में ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, मैं जो बोल रही हूँ वो आप शायद याद भी नहीं रख पा रहे हो, आपकी मेमोरी में भी प्रॉब्लम्स होने लगे, तो ये कुछ इंडिकेट करता है कि शायद आपको हेल्प लेने की जरूरत है। ओके, तो डिनाइल में नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना है। ओके, राइट। एंड अगेन एज आई सेड कि वो ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है। शायद एक दो दिन आपने ये महसूस किया तो हम उसे क्लिनिकली डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। सो जैसे हम बात करते हैं कि अगर डिप्रेशन एज अ डिसऑर्डर, तो लगातार अगर 2 हफ्तों से आपका मूड इस तरह से लो रह रहा है और आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी एक्टिविटीज में भी इफेक्ट हो रहा है, तब जाकर हम कहते हैं कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन है। तो ये भी समझना जरूरी है कि ओवर डायग्नोज भी ना करें, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम जो सोशल मीडिया की वजह से आया कि अच्छा मैं 1-2 दिन ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ तो मुझे ना अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, राइट। सो ऐसा नहीं होता है। सो हमें कोई भी चीज को डिसऑर्डर डायग्नोस करने के लिए ड्यूरेशन देखना होता है, वो सिम्टम्स आपको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं और कौन से डोमेन्स में अफेक्ट कर रहे हैं, ये चीजें दिखनी जरूरी है। अगर इनिशियल स्टेज में अगर किसी को एंजाइटी, चलो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल डिसऑर्डर की, बट किसी को एंजाइटी हो रही है तो कैसे कोप अप करें? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताया कि ऐसी चीज होती है तो हेल्प लेनी चाहिए हमें, बट खुद भी हम कुछ ना कुछ करके उसको थोड़ा बहुत तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए इनिशियल स्टेज में हमें? सो जैसे हम बात कर रहे थे स्ट्रेस और एंजाइटी की, अगर हम थोड़ा बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझे तो हमारे बॉडी में ना 2 टाइप की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रहती है जो हमारे बॉडी को रेगुलेट करती है। एक कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अगर कॉमन लोगों को समझाना हो तो सिंपैथेटिक वो ऐसी सिस्टम है जो हमें इमरजेंसी में हेल्प करती है, और पैरासिम्पैथेटिक ऐसी सिस्टम है जो हमें रिलैक्स रहने में मदद करती है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या है कि सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इसके कारण आपका हार्ट रेट ज्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, आप ठंडी में बैठे हो फिर भी आपको पसीना आ रहा है, या फिर आपका डाइजेस्टिव इश्यूज होने लग गए या बॉडी पेन्स होने लग गए। तो ये सारे सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी और स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाने के निशानी है। तो अब हमें उसको कंपेंसेट करने के लिए हमारी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। सो वो कैसे बढ़ा पाएंगे कि वी डू सम रिलैक्सेशंस, है ना। तो वो मेडिटेशन हो सकता है, कुछ गाइडेड रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है वो हम कर सकते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग अवेयरनेस हो गया, प्राणायाम हो गया, योगासन की प्रैक्टिस हो गई, या फिर बेसिक एक्सरसाइजेस लाइक स्ट्रेचिंग आल्सो, राइट। इवन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स ऑफ स्ट्रेचिंग वो भी बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज उससे क्या है कि बॉडी को एक रिलैक्सेशन मिलता है, ब्लड फ्लो अच्छे से बनता है एंड एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स कहे जाते हैं, जिससे हम हैप्पी रहते हैं, जिससे ओवरऑल हमारा मूड यूफोरिक रहता है। तो ये सारे हार्मोन्स तभी रिलीज होंगे जब आप कुछ मूवमेंट करते रहेंगे। सो बेसिकली जब भी आप स्ट्रेस हो, एंशियस हो, एक जगह पे टिक के बैठे मत रहना, थोड़ा बहुत चलना,
थोड़ा बहुत बातें करना लोगों से, सोशलाइज करने की वजह से भी हमारे डोपामिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर सोशल एनिमल्स। और सोशल कांटेक्ट का मीनिंग ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे कांटेक्ट, है ना, रियल पर्सन से मिलना, फेस टू फेस बात करना, वही हमारा ब्रेन समझ पाता है। बिकॉज जैसे मैं आपसे मिलूंगा, आप मुझसे मिलोगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन के मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, जिसके कारण हमें दोनों को एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। तो वो चीज शायद हम सिर्फ फोन कॉल पे या चैटिंग में बात करेंगे तब नहीं होगी। राइट, सो सोशलाइज करना बहुत जरूरी है, कुछ हॉबीज पार्टिसिपेट करना जरूरी है, एंड सम रिलैक्सेशन एक्टिविटीज। सो हर एक इंसान के लिए रिलैक्सेशन एक्टिविटीज अलग अलग हो सकती है। तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा कि एक ब्लैंकेट थेरेपी है कि चलो आप सब लोग म्यूजिक सुनो। शायद किसी को म्यूजिक ना भी पसंद हो, उसे पेंटिंग पसंद हो, बुक रीडिंग पसंद हो, उसे ट्रैवलिंग पसंद हो। तो जो भी आपको पता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, वो चीजें कंटिन्यू कीजिए। एंड इवन इफ इट इज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। कई बार लोग ये कहते हैं ना, आप जैसे कह रहे थे कि टाइम नहीं है, कि ना 1 घंटा तो टाइम नहीं है, मैं कैसे खेल पाऊंगा। तो जरूरी नहीं है ना, आप 10 मिनट 15 मिनट से शुरू कीजिए। राइट, आप 1 किलोमीटर वॉक कीजिए, आपको मैराथन दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बट स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। मिस्टर कैमरून को टाइम है हेल्थ के लिए तो सबके लिए तो होना ही चाहिए टाइम। वो मुंबई आके दौड़ने के लिए जा सकते हैं, तो हमें तो जाना ही चाहिए। उतने तो बिजी नहीं है हम लोग। और बिना AQI का बहाना निकाले। हाँ, AQI का बहाना, हाँ, वो नहीं निकाला उन्होंने कि इतना AQI है तो नहीं जा सकता। ये डिप्रेशन में कब कन्वर्ट होता है ये सब चीजें? राइट, सो डिप्रेशन अगर हम देखें तो इट्स अ डिफरेंट, थोड़ा बायोलॉजिकली देखें तो डिप्रेशन में क्या है कि हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज स्लो डाउन होती जा रही है। जैसे हम एंजाइटी में बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा ओवर एक्टिविटी हो रही है। सो वहां पर क्या है कि हमारे थॉट्स अब कम होने लगे, बिकॉज हमने काफी टाइम से इतना स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया है कि अब हमारी बॉडी और ब्रेन एग्जॉस्ट हो चुका है। दैट इज द स्टेज ऑफ डिप्रेशन। It comes after anxiety? Not always, but sometimes स्ट्रेस के बाद एंजाइटी के सिम्टम्स ज्यादा हो सकते हैं, किसी को डिप्रेशन के सिम्टम्स ज्यादा हो सकते हैं। Okay, so स्ट्रेस के बाद दो ऐसे रोड है, कि एंजाइटी भी हो सकता है या डिप्रेशन। Okay. और कई बार वो मिक्स भी होता है। So we also have a terminology जहाँ पर मिक्स्ड एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों के फीचर्स मिलते हैं। Okay. Right. और कॉमनली अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट्स में या फिर डॉक्टर्स में दोनों के सिम्टम्स मिलना ज्यादा पॉसिबल होता है। राइट, बट हम प्योरली अगर क्लिनिकल डिप्रेशन की बात करें तो वहां पर मूड बहुत लो रहता है, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत लो रहते हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है, आप कॉन्स्टेंटली गिल्ट फील करते रहते हो कि यार चीजें बुरी हो रही है तो मेरी वजह से है, मैं ही काबिल नहीं हूँ। सो एक डिप्रेशन का ट्रायड कहते हैं हम, कॉग्निटिव ट्रायड कहते हैं, यानी कि ऐसे प्रकार के थॉट्स आना कि जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानकारक है। कि आई एम होपलेस, यानी मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, आई एम वर्थलेस, यानी कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, और आई एम हेल्पलेस, यानी कि मुझे कोई इस सिचुएशन से बचा ही नहीं सकता। तो ये टाइप के हमारे थॉट्स जब आना शुरू होता है, दैट इंडिकेट्स कि वो डिप्रेशन के स्टार्टिंग में है। और अगर ये बढ़ता जाए तो डेफिनेटली डिप्रेशन बहुत कॉमन रीजन है जिसकी वजह से सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। तो किसी को पता कैसे चले राइट कि वो डिप्रेशन में धीरे धीरे जा रहा है? राइट, सो जैसे हमने बात की कि अगर लगातार आपका मूड कॉन्स्टेंटली लो रह रहा है, कोई पॉजिटिव चीजों में भी आप खुश नहीं हो पा रहे हो जो पहले आपको अच्छी लगती थी। जैसे आपको पहले हॉबीज पसंद थी, आपको क्रिकेट देखना पसंद था, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है फिर भी आपका मन ही नहीं कर रहा। सो दैट इज अ रेड फ्लैग साइन कि जो चीजें पहले आपको पसंद थी अभी भी उसमें मूड नहीं लग रहा, या आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, या फिर आपकी स्लीप साइकिल अफेक्ट हो रही है, और आपके नेगेटिव थॉट्स की पैटर्न्स बढ़ती ही जा रही है और लगातार 2 हफ्तों तक रह रही है। दैट प्रोबेबली इंडिकेट्स कि वो आप क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। तो आपको 2 हफ्ते के लिए रुकना नहीं है। अगर आप समझ पाओ कि 4-5 दिन से मेरा मूड अच्छा नहीं रह रहा है, दैट इज अ साइन आपकी बॉडी कह रही है थोड़ा सा ब्रेक ले लो। राइट, थोड़ा सा एनालाइज कर लो कि क्या चीजें चल रही है। इवन एक दिन आप वर्क पे नहीं जाओगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, तो भी बहुत ज्यादा बिगड़ नहीं जाएगा। आई थिंक ये समझना भी जरूरी है। बिकॉज हमारे समाज में ना कई बार वो चीज है कि वो आराम हराम है या रेस्ट इज वेस्ट, ये कॉन्सेप्ट चलता है कि रेस्ट तो लेना ही नहीं चाहिए, यार मैं रेस्ट लूंगा तो कोई आगे निकल जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो लगातार रातों दिन पढ़ते ही रहते हैं, बट देन दे रीच अ स्टेज ऑफ बर्नआउट। तो जरूरी है कि बीच में थोड़ा सा रिलैक्सेशन, या दिन में ही आप थोड़ा सा एक ब्रेक निकाले कि आपकी हॉबीज के लिए आपने टाइम निकाला है, और अगर वो नहीं निकाल पा रहे तो 1-2 दिन ब्रेक लीजिए, एंड उससे कुछ बुरा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने बताया कि ब्रेक लेना चाहिए अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखना चालू हुए हैं तो। बिल्कुल। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिससे इनिशियल स्टेज में ही हमको पता चल जाए कि ये डिप्रेशन है, और उसको हम ज्यादातर मतलब प्रोग्रेस होने से पहले ही हम उसे रोक रहे हैं। सो जैसे हमने बात की कि कॉमन कोपिंग टेक्निक्स हमें डेवलप करना जरूरी है, लोगों के साथ बातचीत करना, स्पेशली जिन लोगों के साथ आप ट्रस्ट कर सको, उनसे अपने थॉट शेयर करना वो बहुत जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कि डिप्रेशन के पेशेंट्स अपने थॉट्स अपने पार्टनर या अपने बेस्ट फ्रेंड तक भी शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टेंटली फियर होता है कि लोग जज करेंगे। तो आज जैसे हम इन चीजों के बारे में खुल के बात कर रहे हैं, तो पॉसिबली ये एक साइन सिम्टम है कि लोगों में ये चीजें बढ़ रही है।
तो ये समझिए कि आप जो फील कर रहे हैं शायद आपका पार्टनर या आपका फ्रेंड कभी ना कभी फील कर सकता है। तो अगर आप ओपन अप होंगे आज तो शायद कल उसको जरूरत होगी तो वो भी आपके साथ ओपन अप होगा। ओके, राइट, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप एक बार ओपन अप हो जाओ, लोगों के साथ अपने थॉट शेयर कर लो, फिर वो हेल्प अपने आप से मिलती जाएगी और आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है डिप्रेशन में हमारा खुद को लेकर पर्सपेक्टिव इतना नेगेटिव बन जाता है कि हमें लगता है कि मेरे पास एबिलिटी है ही नहीं। तो उस समय हमें किसी की जरूरत है कि जो हमें सिर्फ ये याद दिला सके कि नहीं हम ये चीज कर सकते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कृष्णा और अर्जुन की, तो अर्जुन में वो एबिलिटी तो थी ही, बट उस समय के लिए वो इतने ज्यादा एंग्शियस हो गए थे, इतने ज्यादा दुखी हो गए थे कि उन्हें लगा था कि वो हार ही जाएंगे या उनमें वो एबिलिटी है ही नहीं। तो कृष्णा की जरूरत थी कि वो रिमाइंड कर सके उन्हें कि आपके पास वो एबिलिटी है। तो कई बार वो आपका वो फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है या फिर थेरेपिस्ट हो सकता है। एक्सरसाइज हेल्प कर सकता है डिप्रेशन में? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, राइट, सो जैसे हम बात कर रहे थे कोई भी फॉर्म ऑफ मूवमेंट, जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि चलो यार चीजें अच्छी चल रही है। जब आप कॉन्स्टेंटली एक ही बेड पे पड़े हुए हो या एक ही काउच पे पड़े हुए हो तो आपकी बॉडी के सारे सिस्टम स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स भी बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज या इन फॉर्म ऑफ एनी स्पोर्ट्स दैट यू प्ले, तब हमारे बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है। तो ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को काउंटर करने में हेल्प करेंगे। तो इसीलिए एक्सरसाइज कोई भी छोटे फॉर्म में भी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी ही करेगी। ओके, तो हमने देखा कि ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन मोस्टली जो 90% ऑफ द चंक है वो इसी में फॉल करता है। जो साइकोलॉजिकल जो आपके पास केसेस आते होंगे बिल्कुल वो इसमें फॉल करता है। तो जस्ट टेल मी कि ये सब चीजों में से सुसाइडल की तरफ कोई कब जाएगा? सुसाइडल थॉट्स उसको कब आना चालू होंगे और उसको वो पता कैसे करें एंड कोई हेल्प के लिए वो कैसे रीच आउट करे? राइट, तो सुसाइड के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें समझना जरूरी है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ज्यादा वल्नरेबल है सुसाइड्स के लिए। तो स्पेसिफिकली जैसे हमने बात की कि यंग पॉपुलेशन जो बात करते हैं, स्पेशली 15 to 25 इयर्स की एज ग्रुप है, वहां पर सुसाइड का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है कि उस समय हमारा ब्रेन अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो उनके ब्रेन में क्या होता है, इम्पल्सिविटी होती है, यानी कि कुछ थॉट आया तो वो तुरंत ही एक्शन में एग्जीक्यूट कर देते हैं। उनको ये कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, फ्यूचर में ये मैं स्टेप लूंगा उसका क्या होगा, कई बार ये चीज पता ही नहीं होती है। तो ये एज ग्रुप है बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि ये एज ग्रुप में और ज्यादा आप रिस्क टेकिंग कर रहे होते हो। आप तेज गाड़ियां चला रहे हो, आप शायद सब्सटेंसेस शुरू कर रहे हो, आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां पर शायद आपको कोई कंट्रोल भी नहीं है और आपकी खुद की डिसिप्लिन भी डेवलप नहीं हुई है। शायद आप हॉस्टल्स में गए हो पहली बार, आप पेरेंट्स से अलग हो, घर से अलग रह रहे हो, एक नया एनवायरनमेंट है, लाइफ का ट्रांजिशन चल रहा है। तो जब भी ऐसे कोई मोमेंट्स होते हैं जब आपकी लाइफ का कोई ट्रांजिशन पीरियड है, तब सुसाइड का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो ट्रांजिशंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। आपको मान लो यहाँ पे एम्स में एडमिशन मिला, आपके लिए तो वो पॉजिटिव बात है, बट शायद वो एम्स का कल्चर आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए वो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। तो कोई भी चीज भले ही आपको लगे दूर से कि यार पॉजिटिव चल रही है, वो इंसान के लिए कैसे है वो हम नहीं जान सकते। सो लाइक फॉर एग्जांपल मैरिज भी एक देखो तो पॉजिटिव इवेंट है, बट मैरिज के साथ साथ जो आने वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी रोल ट्रांजिशंस है, वो अपने आप में एक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। आपको एक अच्छी जॉब मिल गई, आप कोई कंपनी के सीईओ बन गए, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर सीईओ बनने के बाद जो आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चैलेंजेस है, वो आपके लिए स्ट्रेसफुल फैक्टर्स है। तो जब भी लाइफ में ऐसे कोई ट्रांजिशंस आते हैं, एक रोल से आप नए रोल की तरफ जा रहे हो, तब सुसाइड के रिस्क बढ़ते हैं। कोई सब्सटेंस आप कंज्यूम कर रहे हो तब डेफिनेटली बढ़ते हैं। स्पेशली यंग पॉपुलेशन जो हमने बात की 15 to 25 इयर्स एज ग्रुप वाली पॉपुलेशन है, या इवन अर्ली 30s की पॉपुलेशन है, वहां पर रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी चीज जैसे हम बात कर रहे थे डॉक्टर्स में, तो डॉक्टर्स में अनफॉर्चुनेटली बिकॉज उनके पास एक्सेस है कि उनके पास मेडिकेशंस वगैरह अवेलेबल होती है, तो समटाइम्स दे ओवरडोज ऑन मेडिकेशंस, है ना। तो जैसे पेशेंट्स तो कोई प्रिस्क्रिप्शन लेकर आएगा, पर डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली खुद ही अपने आप की ट्रीटमेंट करते रहते हैं, तो दैट ऑल्सो इज अ रिस्क फैक्टर। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। अलॉन्ग विद दैट एक सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आजकल हम देखने को मिलता है, है ना, कि लोगों की शादियां शायद लेट हो रही है, तो एक बहुत लोनलीनेस वाला पीरियड आ रहा है कि कॉलेज अब खत्म हो गई, शायद कॉलेज के दोस्त है वो सोशल मीडिया से तो कनेक्टेड है, बट रियल लाइफ में मिल नहीं रहे हैं। सो रियल लाइफ में फ्रेंडशिप्स कम होती जा रही है, आसपास लोग हैं बट हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। सो लोनलीनेस इज लाइक अ ग्लोबल पैंडेमिक, जो अभी WHO बता रहा है कि नेक्स्ट पैंडेमिक लोनलीनेस का ही है, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से अगेन पीपल आर ड्रॉन टुवर्ड्स सुसाइड, कि कोई बात करने के लिए नहीं है, मैं हेल्पलेस ऑलरेडी फील कर रहा था और सच में मेरी हेल्प करने के लिए कोई दिख ही नहीं रहा मुझे,
सो ये कुछ फैक्टर्स हैं एंड अलॉन्ग विद दैट नॉट टू फॉरगेट जेनेटिक्स आल्सो प्ले अ मेजर पार्ट। तो अगर आपके फैमिली में किसी को भी हिस्ट्री रही है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, या फिर इवन थॉट पैटर्न्स में भी आप अगर देखोगे कि आपके पेरेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या उनकी पैटर्न्स ओवर थिंकिंग की ज्यादा है, तो आपको वल्नरेबिलिटी ज्यादा है। जैसे हम डायबिटीज, हाइपरटेंशन की बात करते हैं, उसी हिसाब से ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी को पता चले कि नहीं यार ये गलत है और मुझे हेल्प लेनी ही है अभी, राइट। आई वुड से कि गलत इतना हो जाए कि आप हेल्प लेने के अलावा कोई ऑप्शन ना रहे, इसका वेट नहीं करना चाहिए। Yes. सी नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आल्सो प्रिवेंटिव साइकेट्री। तो हमें ये नहीं देखना है कि यार मुझे डिप्रेशन हो जाए या मुझे सुसाइडल थॉट्स आ जाए फिर ही मैं जाकर साइकेट्रिस्ट की हेल्प लूं, है ना? मतलब आज के पहले तक हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते थे जो 10 साल से डिप्रेशन में या फिर 10 साल से उनको कोई स्किज़ोफ्रेनिया या मेंटल बीमारी है, बट आज हम देख रहे हैं कि लोग थोड़े सिम्टम्स समझकर भी हमारे पास आ रहे हैं। सो आई थिंक ये एक पॉजिटिव चेंज हो रहा है, और वो सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा अवेयरनेस हुआ है, उसकी वजह से एक चेंज हुआ है। सो आई वुड से कि डू नॉट वेट कि आपके सिम्टम्स बढ़ जाए। अगर आपको लगे कि यार मेरा मूड ना अभी मेरे कंट्रोल में नहीं रह रहा या मेरे थॉट्स मेरे कंट्रोल में नहीं रह रहे, सो दैट इज सिंपल इंडिकेशन कि आपको शायद किसी से बात करनी चाहिए, और शायद तब आप बात कर लोगे तो ओवरऑल आपके सिम्टम्स बढ़ेंगे ही नहीं। सो दिस इज अ एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव साइकियाट्री जो हम बात कर रहे हैं। प्रिवेंटिव साइकियाट्री, यस। आपने अभी सब्सटेंस अब्यूज बताया, तो सब्सटेंस अब्यूज में आज के उसमें लाइक जेंजीज में चलो अच्छा बात है कि अल्कोहल का कंजम्पशन थोड़ा कम हुआ है, बट लाइक हमारे मिलेनियल्स में अल्कोहल तो एक सोशल नॉर्म है कि अगर मिले हैं तो अल्कोहल कंज्यूम करना है या फिर स्मोक करना है। तो ये कैसे चालू होता है पहले कि सबको पता है कि अल्कोहल डैमेज करता है, बिल्कुल सिगरेट्स भी डैमेज करती है लंग को, किसी ना किसी फॉर्म में तो करेगी, बिल्कुल, बट लोग तो चालू क्यों करते हैं? सबको पता होता है कि यार इससे मतलब हेल्थ खराब ही होगी, तो भी क्यों करते हैं, एंड उसके बाद करते करते एडिक्ट हो जाते हैं एंड फिर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। राइट। सो शुरुआत जैसे होती है कि जब हम कॉलेज ईयर्स में जा रहे होते हैं, सो ये हमारे एक लाइफ का ऐसा पीरियड है जब हमें अचानक से कुछ नई फ्रीडम मिल रही है, हमारे लाइफ में नॉवेल्टी हो रही है कि यार कुछ नया चीज करने का एक बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही है। तो ये हमारा नॉर्मल बायोलॉजिकल पीरियड है जहां पर हम चीजें एक्सप्लोर करने वाले। अब उस एक्सप्लोरेशन के पीरियड में ही जनरली सब्सटेंसेस स्टार्ट होते हैं कि आपके किसी सीनियर ने आपको पीयर प्रेशर में या तो जस्ट क्यूरियोसिटी के चक्कर में शुरुआत करवा दी। अब एक बार जब वो शुरू हुआ तो शुरुआत में तो ऐसे ही होता है कि यार कभी कभी सोशली लिया आपने, या कभी वंस अ मंथ या वंस इन कपल ऑफ मंथ्स आपने शुरू किया। पर फिर क्या होता है कि जब भी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट आया और जब आप उस सिचुएशन को कोप अप नहीं कर पा रहे हो, और अगर उस सिचुएशन में आपने कोई सब्सटेंस लिया, दिस इज अ साइन कि वो एडिक्शन की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि कोई भी सब्सटेंस ले लो, आप अल्कोहल की बात कर लो, कैनबिस की बात कर लो, टोबैको की बात कर लो, वो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली आपको हेल्प करने ही वाला है। हाँ। क्योंकि वो बनाया ही इस तरह से गए हैं कि अल्कोहल लोगे तो आपका सीएनएस की एक्टिविटी यानी अपने ब्रेन सिस्टम की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी, आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे ही करोगे। से भी ऐसा होगा। एग्जैक्टली, राइट। और अगर आप स्मोकिंग करोगे तो शायद उसके निकोटिन की वजह से आपका अलर्टनेस बढ़ जाएगा, है ना, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो जब उनको ये पॉजिटिव चीजें दिखती है तो उन्हें लगता है कि यार चलो यार ये तो मिरेकलस हो गया कि मैं ये जो स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा था वो अचानक से थोड़ा कम हो गया। एंड दिस इज द स्टार्ट कि वो एडिक्शन की तरफ बढ़ता जाता है। और फिर क्या होता है कि लोगों को एक स्टिग्मेटाइज वे में भी देखा जाता है। तो हमें ये जरूर देखना है कि कोई भी पर्सन जो सब्सटेंस यूज कर रहा है, रादर देन लुकिंग कि यार ये तो नशेड़ी है, गंजेड़ी है, ये टर्म्स का यूज नहीं करना चाहिए। बिकॉज इन टर्म्स की वजह से क्या होता है कि लोगों को जब पता भी होता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, वो उसके बारे में छोड़ने की हेल्प नहीं लेते, क्योंकि लोगों को डर है कि लोग मुझे जज करेंगे। तो मैं अपनी वाइफ को क्यों बताऊं मैं 10 सिगरेट पीता हूँ, मैं तो सिर्फ यही बताऊंगा मैं तो 2 ही सिगरेट पीता हूँ, है ना। तो सच बोलना छोड़ने लगते हैं, वो डिनायल की साइकिल शुरू हो जाती है। तो ये डिनायल का कॉम्बिनेशन और जब भी आप स्ट्रेस में है तब कंज्यूम करने का कॉम्बिनेशन, ये एक एडिक्शन की निशानी है। ओके, चलो अभी एडिक्शन हो गया किसी को, अल्कोहल का, सिगरेट्स का, या किसी का भी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट अल्कोहल। अल्कोहल कुछ लोग रेगुलर लेते हैं, ओके। तो मेरे पास कई डीएम्स आते हैं मुझे कि सर अल्कोहल रेगुलर लेते हैं, प्लीज कुछ करिए कि हम उससे छुटकारा ले पाए एंड धीरे धीरे कम करें। तो एज अ साइकियाट्रिस्ट आपको मतलब आप मेरी ऑडियंस और आपकी ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे कि अल्कोहल अगर आप ज्यादा ले रहे हो, हम स्मोकिंग और कैनबिस के बारे में भी बात करेंगे, पर फर्स्ट आई वॉन्ट टू नो अबाउट अल्कोहल, कि अल्कोहल धीरे धीरे कम करना है और बंद करना है तो कैसे चालू करें, और ऐसी कौन सा पॉइंट है कि उनको
मतलब मेडिकल हेल्प तो चाहिए ही होगी एग्जैक्टली कि उसके अलावा उनका अल्कोहल बंद नहीं होगा। राइट। सो कोई भी सब्सटेंस अगर आप डेली पैटर्न में ले रहे हो या एक हफ्ते में मान लो 4-5 दिन से ज्यादा ले रहे हो, ओके तो अगर वो चीज आपको बंद करनी है तो शायद आपको मेडिकल हेल्प लेना जरूरी है। ओके उसका रीजन मैं ये बताऊंगा कि वो सिर्फ एक विल पावर की बात नहीं है, वो Okay. हमारी बायोलॉजिकल बात है। जैसे Yes. आप रोज अल्कोहल ले रहे हो तो होता क्या है कि हमारे बॉडी के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स का लेवल में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। Okay. जैसे हमारा रिवॉर्ड पाथवे होता है, रिवॉर्ड पाथवे यानी कोई भी चीज करने से मुझे जो खुशी मिलती है वो रिवॉर्ड पाथवे में डोपामिन जब रिलीज होता है उसके कारण मिलती है। तो इतने टाइम से जब हम सब्सटेंस यूज रेगुलर कर रहे हैं तो हमारा रिवॉर्ड पाथवे जो है वो उस सब्सटेंस ने हाईजैक कर लिया है। ओके तो अचानक से होगा क्या कि आप वो सब्सटेंस छोड़ोगे तो अचानक से आपको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। ओके विड्रॉल सिम्टम्स यानी उस सब्सटेंस की स्ट्रॉन्ग आपको क्रेविंग होगी एक तो, और बॉडी भी उसके इंडिकेशंस देने लगेगा। ओके सो स्पेशली जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो मान लो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आप अल्कोहल ले रहे हो और अचानक से आप अल्कोहल छोड़ते हो तो हमारे कुछ रिसेप्टर्स है ब्रेन में, उसका इम्बैलेंस सडनली हो जाता है। अब वो सडन इम्बैलेंस की वजह से कई बार लोगों को सीजर्स यानी कि मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं, कई बार उनका कॉन्शियसनेस वो लूज कर सकते हैं, कई बार बाकी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक कॉन्स्टेंटली उल्टियां होना या फिर नींद ना आना या बहुत ज्यादा घबराहट होना, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। और इस कारण से फिर क्या होता है, वो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि यार वो वापस से अल्कोहल ले लेते हैं और तुरंत उनको रिलीफ मिलता है, फिर उनका और ज्यादा वो एडिक्शन बढ़ता जाता है। तो ये जो विड्रॉल पीरियड होता है उस समय के लिए अगर आप मेडिकल हेल्प लोगे तो इट विल रियली हेल्प यू कि वो स्मूथली पास आउट हो जाएगा। फिर आपका वो विल पावर और मोटिवेशन है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ही करेगा। बट उस समय में विल पावर नहीं हेल्प करेगा क्योंकि बॉडी का रिएक्शन आने ही वाला है, बिकॉज फिजिकल डिपेंडेंस है, राइट। सो वो वाला जो पीरियड है उसमें मेडिकेशंस की हेल्प लेकर आप फिर काउंसलिंग और थेरेपी करोगे तो डेफिनेटली आप कोई भी सब्सटेंस छोड़ पाओगे। बट ये भी समझना जरूरी है कि सब्सटेंस जब हम छोड़ रहे होते हैं तब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चलो आज आपने डिसाइड किया, कल आपने छोड़ दिया, फिर आपने परमानेंटली छोड़ दिया। ये रिलैप्सेस आ सकते हैं और काफी कॉमन है। जैसे हम बात करते हैं कि डायबिटीज के बारे में कि किसी को डायबिटीज एक बार डिटेक्ट हुआ, उसने ट्रीटमेंट शुरू भी की, फिर भी उसका शुगर लेवल फ्लक्चुएट होने वाला है ना, वो कितना भी अच्छे से लाइफस्टाइल मैनेज करे फिर भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से मान लो आपने छोड़ दिया 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, वापस हो सकता है कि आपने कुछ दिनों के लिए शुरू कर लिया, तो उससे हताश होने की जरूरत नहीं है, ना कि उसे फेलियर मान ले, क्योंकि वो बॉडी का मैकेनिज्म है। कई बार वो क्रेविंग इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आप रिलैप्स कर लेते हो, बट रिलैप्स इज नॉट अ फेलियर। तो रिलैप्स होता है तो तुरंत आप वापस आइए और हेल्प लीजिए और वापस से वो जर्नी को कंटिन्यू उधर से ही करिए। ऐसा मत मान लीजिए कि यार मैंने तो छोड़ने की 2 बार कोशिश की, 4 बार कोशिश की पर नहीं हो पाया तो अब मैं नहीं छोड़ने वाला। नहीं, आप 4 बार भी कोशिश करके छोड़ सकते हो, शायद 1 बार में भी छोड़ सकते हो, कई लोग 20 बार कोशिश करने के बाद छोड़ते हैं। बट आप जितने टाइम तक छोड़ के रखोगे उतने टाइम के लिए भी तो बॉडी को बेनिफिट है। तो मान लो आपने अगर 4 दिन भी छोड़ के रखा तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन। सो जब भी हम साइकोथेरेपी करते हैं तो हम ये छोटे छोटे गेन्स उन्हें गिनवाते हैं कि मान लो आप शायद हफ्ता भर के लिए सिगरेट नहीं छोड़ पाए, 5 दिन आपने छोड़ी, तो 5 दिन अपने 15 सिगरेट आपके लंग्स में कम डाली, उससे आपको बेनिफिट हुआ ही है। यस, राइट। सो हम वो स्मॉल बेनिफिट्स काउंट करके उनको मोटिवेट करते हैं सो दैट वो रिलैप्स से डरे नहीं। और ये सिचुएशन में डर के भाग ना जाए, कंटिन्यू रखे इस प्रोसेस को, तो डेफिनेटली उस चीज से हम बाहर आ सकते हैं। सो इसे हम कहते हैं हार्म रिडक्शन। कि आपने मान लो अल्कोहल पहले पी रहे थे 4 पैक, उसमें से अगर आप 1 पैक पे भी आए हो तो भी आपने 3 पैक्स कम किए। सो ये हार्म रिडक्शन ऑलरेडी हुआ है। सो कई बार हमारा फोकस कंप्लीट एब्स्टिनेंस नहीं होता है, कई बार हम फोकस यही चीज पे करते हैं कि चलो एटलीस्ट हार्म रिडक्शन हो पाए। ओके। एंड मैंने ये एक चीज नोटिस किया है कि अल्कोहल, चलो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल डिपेंडेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, कि जहां पर आपकी बॉडी आप छोड़ोगे तो भी इतना रिएक्ट नहीं करेगी। राइट। तो अल्कोहल तो चलो इजीली छूट जाता है, बट सिगरेट इज वेरी एडिक्टिव। डेफिनेटली। कि वो क्यों नहीं छूट पाती? कोई, चलो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोई 1 पैक दिन का पी जा रहा है, बट एटलीस्ट 2 या 3 सिगरेट भी कोई पीता है तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा वो फिजिकल डिपेंडेंस क्रिएट करेगी उसके लाइफ में। फिर भी वो 2-3 सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे, तो वो ऐसा क्यों है? उसका रीजन है कि जो टोबैको में जो एक्टिव कंपोनेंट है जिसे कहते हैं निकोटिन, तो निकोटिन के ऑलरेडी हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं। और जब हम सिगरेट के फॉर्म में वो कंज्यूम कर रहे हैं, सो सिगरेट में क्या है कि आपने धुआं इनहेल किया, डायरेक्टली आपके ब्लड सर्कुलेशन में गया और आपके ब्रेन को हिट किया। सो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो जितना फास्ट आपके ब्रेन तक पहुंच रहा है वो छोड़ना और मुश्किल है। तो अल्कोहल का क्या है कि पहले आप लोगे, कंज्यूम करोगे, पेट में जाएगा, फिर वहां से मेटाबोलाइज होगा, फिर जाके उसकी इफेक्ट आएगी। सो ऑलरेडी उसकी इफेक्ट आना शुरू थोड़े टाइम बाद ही होती है, बट सिगरेट में कैसा है कि उसकी इफेक्ट तुरंत आने लगती है। सो इसीलिए सिगरेट छोड़ना मुश्किल है। उसी तरह से मान लो आप कोई इंजेक्शन के नशे करते हैं जो पंजाब साइड वगैरह में कॉमन है, तो वो और ज्यादा मुश्किल होने लगता है, बिकॉज वो तो डायरेक्टली आप ब्लड सर्कुलेशन में ही डाल दे रहे हो। सो जितना फास्ट वो ब्रेन तक पहुंच रहे हैं उतना वो डिफिकल्ट है क्विट करना।
इसीलिए Okay. सिगरेट क्विट करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और दूसरी चीज ये है, जैसे आपने अल्कोहल की बात की, तो अल्कोहल का कैसा है कि कोई आप स्पेसिफिक सोशल सेटिंग में ही कंज्यूम करोगे, शायद आप ऑफिस में बैठे बैठे नहीं कंज्यूम कर पाओगे। यस, बट सिगरेट का कैसा है कि आप एयरपोर्ट पे भी जाओगे तो अलग से उन्होंने एरियाज दिए हुए हैं कि कहीं पे भी जाओ आप कंज्यूम कर लो। कंज्यूम कर लोगे। सो ईज और एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा निकोटिन है। को लेकर, और उसका शायद सोसाइटल एक्सेप्टेंस भी बहुत ज्यादा है ना। लाइक बहुत सारे जगह पर पे तो हमारे यहाँ पे तो वो मावा खाना या टोबैको कोई रॉ फॉर्म में खाना, उसे तो वो एडिक्शन मानते भी नहीं है। यस, राइट। सो ये भी एक चीज है जिसकी वजह से टोबैको का नशा छोड़ना और ज्यादा मुश्किल और ज्यादा मुश्किल है। ओके, एंड व्हाट अबाउट कैनाबिस? कैनाबिस लोग बहुत उसका मिसयूज कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि इट इज सेफ, राइट। बट सी आई हैव सीन सम स्कैन्स कि जो क्रोनिक कैनाबिस कंजम्पशन जो करते हैं उनका ब्रेन अगर आप देखो तो पूरा एट्रोफाइड हो जाता है। उसका जो मीजल टेम्पोरल लोब, मतलब जहां पर मेमोरी के सेंटर्स और वो सब होते हैं, वो एकदम एट्रोफाइड हो जाते हैं। बट एज अ साइकियाट्रिस्ट आपका क्या कहना है कि ये क्या करवा सकता है कैनाबिस आपके बॉडी के साथ? कैनाबिस ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे टोबैको और अल्कोहल में तो हमें प्रेडिक्टेबिलिटी है कि आप ये चीज करोगे तो आपको शायद 10 साल बाद लंग के प्रॉब्लम होंगे, लिवर के प्रॉब्लम होंगे। कैनाबिस में ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काफी टाइम से कंज्यूम कर रहे हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कुछ लोगों की वजह से एक ऐसा बिलीफ बैठ गया कि कैनाबिस तो बहुत ही सेफ है, राइट। और कैनाबिस जो आप स्मोक फॉर्म में यूज कर रहे हो, पहली बात तो हमें पता भी नहीं है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और कोई भी चीज जो आप स्मोक फॉर्म में कर रहे हो वो आपके ओवरऑल एपिथेलियम को और लंग्स को डैमेज तो करने वाला है। तो वो डैमेज तो अलग है। बट दूसरा कैनाबिस इटसेल्फ जो एक साइकोएक्टिव सब्सटेंस है, उसके कारण डिल्यूजन्स होना, हेलुसिनेशंस होना, कितने लोगों को हमने स्किज़ोफ्रेनिया में जाते हुए देखा, राइट। क्योंकि जब वो उस इंटॉक्सिकेशन में होते हैं उन्हें ऐसे लगने लगता है कि मान लो कोई उसे परेशान कर रहा है या ऐसी आवाजें सुनाई लगती है जिससे वो ज्यादा डर जाते हैं। तो कई बार पैनिक अटैक्स इंड्यूस होने लगते हैं, कई बार एंजाइटी अटैक्स होने लगते हैं, कई बार वो साइकोसिस की तरफ, यानी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि वो डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस की तरफ भी जा सकता है। तो इसीलिए कैनाबिस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो वो जितना आप ना ही करो उतना ही बेहतर है। टोबैको और अल्कोहल में तो आपको पता है कि क्या होने वाला है, तो आप ऑलरेडी अवेयर हो उसके बारे में। बट कैनाबिस के बारे में जैसे आपने बात की कि डेफिनेटली हमारे ब्रेन एरियाज को बहुत ज्यादा वो एट्रोफी कर देता है। सो यंग लोग स्पेसिफिकली जब वो कैनाबिस शुरू करते हैं ऐसे ही रिक्रिएशनली, या किसी ने उनको कहा है कि चलो कैनाबिस तो कुछ कंट्रीज में लीगल है तो हम ले लेते हैं। अब वो लीगल यूज जो है वो मेडिकल यूज के लिए है, और वो भी अलग कॉन्सेंट्रेशन, अलग फॉर्मुलेशन में, ना कि आप जो सस्ता नशा मिल रहा है आपको रोड साइड वो वाला, राइट। सो इसीलिए वो चीज का कंजम्पशन ना ही करे तो बेटर है। तो ये तो हमने सब्सटेंस अब्यूज की बात की। अब मुझे एक क्वेश्चन है कि आज के समय में लोग कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रख पा रहे हैं कोई भी चीज में? अगर देखो तो एक्सरसाइज ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है कि कोई भी चीज में कंसिस्टेंसी रखना, राइट। लाइक एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज, जिम में गए 2-3 दिन गए छोड़ दिया। कोई भी एक बुक लाए, बुक में तो एक स्टडी है कि 90% जो रीडर्स होते हैं वो बुक खरीदते हैं ना, 100% बुक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं 90% लोग। तो ये ऐसा तो अभी क्या हो रहा है कि हम आधा थोड़ा बहुत करते छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत करते छोड़ देते हैं। आई थिंक दो चीजें, एक तो ऐसा है कि हमें थोड़ा सा चीजें इजी मिलने लगी है, उसकी आदत हो गई है ना। अभी हमें बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, ब्लिंकिट कर लिया, ऑर्डर हो गया। तो हम क्या हो गया कि हम चीजें लास्ट मोमेंट तक पोस्टपोन करते रहते हैं, क्योंकि हमें उसके कंसिक्वेंसेस नहीं हो रहे कि लास्ट मोमेंट तक आपको पता है कि घर में सब्जी भी नहीं पड़ी है तो भी आप वो ब्लिंकिट करोगे 10 मिनट में आ जाएगी। पहले हमारे फादर्स शायद वो संडे को जाते थे, पूरे हफ्ते के लिए लेकर आते थे, राइट। अभी वो चीज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। सो लोगों का ऑलरेडी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पुअर होते जा रहा है, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी पॉजिटिव भी है कि हमें सच में जब जरूरत है तब हमने यूज किया तो वो हेल्पफुल है। बट अगर हर चीज में आप लास्ट मोमेंट पे करते रहोगे तो शायद वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। सो कई बार लाइफस्टाइल चेंजेस की जो आप बात कर रहे हैं उसमें भी कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं बिल्डअप हो पा रही, लोगों को क्विक रिजल्ट्स चाहिए। लोगों को चाहिए चलो यार मैं कम से कम मेहनत में कैसे रिजल्ट्स पा लूं, जो कि नहीं होने वाला है, राइट। कि लोग अगर जैसे हम बात कर रहे थे अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कि सोशल मीडिया के बारे में, लोगों को लगता है यार सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करना तो कितना आसान है ना। बट वो चीज करने के लिए कितना डिसिप्लिन लगता है, डेडिकेशन लगता है, शायद जो कर रहे हैं उनको ही पता होगा। सो ये एक बिलीफ लोगों का है कि नहीं इजी होगा वही मैं करूंगा, शायद वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि हमारा अटेंशन स्पैन ऑलरेडी कम हो रहा है, बिकॉज हम आजकल इतने ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास हैं कि आप थोड़े ही मोमेंट के लिए बोर हुए तो आपने मोबाइल खोल लिया, आप इंस्टाग्राम पे बोर हो गए अपने ट्विटर पे चले गए, यूट्यूब पे चले गए। सो इतने ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास है कि हमारा अटेंशन स्पैन बिल्डअप ही नहीं हो पाता। देखो अटेंशन स्पैन बिल्डअप होने के लिए क्या जरूरी है कि आप वो बोरिंग पीरियड भी
कंटिन्यू करो और फिर वो थोड़ी चीज एंजॉयबल लगेगी। जैसे आपने कोई बुक शुरू की पढ़ना तो शायद कुछ पेजेस आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे, बट चौथे पांचवें पेज तक पहुंचोगे तब इंटरेस्ट डेवलप होगा। बट वो चौथे पेज तक पहुंच ही नहीं पा रहे, उससे पहले ही 3 पेज पे बोर हो गए तो रील खोल दी। तो आई थिंक ये चीजों की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया एंड दैट्स व्हाई हमारी कंसिस्टेंसी कोई चीज में बिल्डअप नहीं हो पा रही। यस, इवन बुक है तो बुक का समरी पढ़ लिया, बिल्कुल, है ना? राइट, पूरा बुक का मतलब एक तुम, और दूसरा वो भी चीज है ना, लोगों को सिर्फ रिजल्ट उसका देखना है रादर देन कि उसके प्रोसेस से गुजरना है। सो बुक रीडिंग करने का जो प्रोसेस है उससे आप कई चीजें सीखते हो। पर लोगों को लगता है चलो मैं समरी ढूंढ लूंगा तो शायद मुझे वो नॉलेज मिल गया, बट शायद वो समरी से सिर्फ नॉलेज नहीं मिले, जो कि आजकल हम स्टूडेंट्स में भी देखते हैं कि चलो वो रादर देन टेक्स्ट बुक पढ़े वो चैट जीपीटी को पूछ लेते हैं और आंसर लिख लेते हैं। सो ये वही चीज हो रही है कहीं ना कहीं। क्या करे राइट कि अटेंशन स्पैन बढ़े हमारा? एक्टिवली सिट विद इट, मतलब कोई भी चीज आपने देखो पकड़ी है तो उसके लिए आप एक्टिवली टाइम निकालो और उस समय के लिए कुछ डिस्ट्रैक्शंस हटा दो आपके आसपास से, बिकॉज वो डिस्ट्रैक्शंस अगर सामने रखेंगे तो वो विल पावर की बात है और विल पावर हमारा डेवलप नहीं है स्ट्रांग, वो हमें स्वीकार करना है। जैसे मैं खुद कहूंगा एज अ डॉक्टर कि अगर मेरे सामने मिठाई का डब्बा आप रखोगे तो पूरे दिन में अगर मेरे सामने ही होगा तो रात तक मैं खा ही लेने वाला हूँ। So, हमें वो डब्बा सामने रखना ही नहीं है, राइट? दैट्स व्हाट इट इज। सो उसी तरह से जब हम कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, बी इट आप स्टडीज कर रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो, तो उस समय के लिए जो आपको पता है कि आपके कॉमन डिस्ट्रैक्शंस क्या है उसको आपके फील्ड ऑफ विजन में मत रखो, उसे कहीं दूरी रख दो या फिर नोटिफिकेशंस ऑफ करके रख दो ताकि आपका डाइवर्जन ना हो उस तरफ। ओके, तो फर्स्ट ये अटेंशन स्पैन बढ़ाने का एक ये आपने एक टेक्निक बताया, और कोई ऐसा टेक्निक? और दूसरी चीज है कि जैसे कोई भी चीज आप कर रहे हो तो ट्राई एंड फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। कई बार क्या हो गया हमारा, हम वॉक भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ बुक भी पढ़ रहे हैं या फिर और पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया है? लाइक इवन मेरा मैं बात करूं तो कार चलाता हूं तो कुछ ना कुछ पीछे चाहिए मेरे को, तो ऐसा इंफॉर्मेशन लोड मेरे को क्यों चाहिए अभी? शायद पहले ऐसा नहीं था। राइट, शायद वही बात है ना कि वो हमें पता है कि इंटरेस्टिंग है चीज, है ना, कि आपको सॉन्ग सुनना इंटरेस्टिंग लगने ही वाला है, तो आपने ड्राइविंग के साथ भी सॉन्ग सुनना शुरू कर दिया, जो कि कुछ हद तक ओके भी है। बट उसकी वजह से कई बार हम जो नॉर्मल रोड पे चीजें चल रही है शायद वो मिस आउट कर रहे हैं, या फिर क्या और चीजें, क्या वॉइसेस और हो रहे हैं वो हम मिस आउट कर रहे हैं। तो हमें एक ऐसा वक्त निकालना चाहिए दिन में जब हम कॉन्शियसली एक ही वक्त कर रहे हैं। देखो हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप कार ड्राइव कर रहे हो तो सॉन्ग्स नहीं सुनोगे, बट ऐसा आप एक वक्त निकाल सकते हो कि चलो हफ्ते में आज के दिन में मैं ऐसा करूंगा, कुछ एज एन एक्सपेरिमेंटल फॉर्म, कि चलो आज मैं कुछ बैकग्राउंड में नहीं लगाऊंगा, जो भी है वो मैं चलता जाऊंगा, देखता जाऊंगा, मैं जस्ट बाहर ऑब्जर्व करूंगा कि क्या क्या नई शॉप्स खुली हैं, क्या क्या नई गाड़ियां आई है मार्केट में। चलो ये चीज हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं कि हम जो चीज कर रहे हैं उसी में कंप्लीटली फोकस्ड रहे। सो एटलीस्ट एक कोई ऐसी माइंडफुलनेस की चीज हम एग्जीक्यूट करेंगे दिन में, आई थिंक दैट आल्सो विल हेल्प। Okay. Be it let's say going for a walk for 10 minutes without mobile phone. मोबाइल फोन अपने घर पे छोड़ दिया, आप 10 मिनट वॉक पे चले गए, आपको शुरुआत में बहुत रेस्टलेसनेस फील होगा कि अरे यार कॉल तो नहीं आया होगा, मैसेज नहीं आया होगा, क्या करूंगा मैं, बट वो शुरुआत में अगर आप हैबिट डेवलप करोगे यू विल रियली एंजॉय दैट। तो इवन 5 और 10 मिनट्स सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी से अलग आप वक्त निकालोगे, आई थिंक दैट्स अ गुड स्टार्ट टू डेवलप योर अटेंशन। ओके, एंड एज ए साइकियाट्रिस्ट में अगर आपको पूछूं कि हमारा पूरा अगर दिन का एक रूटीन है वो कैसा होना चाहिए, राइट, कि क्या कौन कौन सी हम चीजें दिन में कर सकते हैं कि उससे हमारा जो माइंड है हम उसे ऐसा बुलेट प्रूफ बनाए कि स्ट्रेस और एंजाइटी थोड़ा डिप्रेस लगे फिर भी हम इतना वो हमको अफेक्ट ना करे कि हम अंदर से ही पूरा टूट जाए। बिल्कुल। तो ऐसा क्या क्या कौन कौन सी रिचुअल्स है, मतलब कैसी रूटीन हमारा होना चाहिए ये सब चीजों में? सो कुछ चीजें हैं जो नॉन नेगोशिएबल्स हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं स्लीप की, तो 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप तो आपकी होनी चाहिए। तो आप जब भी कुछ दिन प्लान कर रहे हो ये मान के चलो कि आपके पास 16-17 घंटे हैं, आप 24 घंटे का टाइमलाइन बना के चलोगे तो आप स्लीप को धीरे धीरे कम करते जाओगे। सो 7-8 आवर्स अपने स्लीप के लिए अलग रख दिए। अब जो बाकी का टाइम बचा है 16 आवर्स का, आपको अपना डे उसी में प्लान करना है। पहले तो ये हमारा रूल एक बना ही लेना चाहिए। फिर भले ही आपको 7-8 घंटे की नींद ना भी हो पा रही हो, आप 6 घंटे नींद ले रहे हो, ठीक है, आपने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, आपने और अपने रिलैक्सेशन के लिए वक्त निकाल दिया, तो वो उसमें वक्त निकल गया।
दूसरी चीज जैसे हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज इन सम फॉर्म तो रेगुलरली हमें करना ही चाहिए। तो WHO के भी रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट 7 days में से 5 days a week 20 minutes a day इतना भी एक्टिविटी हम कर ले, दैट इज ऑल्सो वेरी मच हेल्पफुल। 150 मिनट अगर वीक में कर लेते हैं तो 120 to 150 minutes इज वेरी गुड। सो इतना वक्त हम निकाल पाए, ये नॉन नेगोशिएबल्स हमारे लिए होना ही चाहिए। दूसरा कि हमारा जो मील टाइम्स है वो मोर और लेस हमें फिक्स्ड रखने हैं, राइट? मील टाइम्स में बहुत फ्लक्चुएशंस नहीं आने चाहिए। सो पॉसिबली अगर आप 7 बजे 8 बजे डिनर करते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने 7 बजे किया फिर 11 बजे किया, बिकॉज उससे पूरी हमारी ब्रेन की बॉडी की केमिस्ट्री में चेंजेस होंगे कि आपका बॉडी का डाइजेशन स्लो डाउन होगा, उसकी वजह से आपके बाकी सारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने लगेगा। सो ये 3 चीजें भी एटलीस्ट हम करेंगे तो भी हमारे हेल्थ के लिए इट विल बी वेरी हेल्पफुल। व्हाट अबाउट मेडिटेशन? डेफिनेटली इट्स अ गुड प्रैक्टिस, अगर आप कर सको तो डेफिनेटली करना चाहिए। बट मेडिटेशन का हर एक इंसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। सो मेडिटेशन मीन्स ऐसा नहीं है कि आप एक चेयर पे बैठ गए या एक पोज में बैठ गए और आप जस्ट अपने थॉट्स में खोए हुए। सबके लिए मेडिटेशन अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे माइंडफुलनेस को लेकर, सो किसी के लिए जस्ट वॉक पे जाना या रनिंग के लिए जाना या कोई स्पोर्ट खेलना वो भी एक फॉर्म ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन हो सकता है। सो आप अपने लिए ढूंढिए कि ऐसा कौन सी चीज है जो आप बिना डिस्ट्रैक्शन के कुछ समय के लिए कर सकते हैं, दैट विल बिकम योर मेडिटेशन। सो ये चीज के लिए भी 10-15 मिनट का वक्त आप निकालिए। इतना करने के बाद अब आपके पास शायद 13-14 घंटे बचे हैं, उसमें भी आप प्रोडक्टिवली बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी कैन प्लान आवर डे। Okay. What about योग निद्रा? Right, it is helpful. योग निद्रा इज अगेन अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन, है ना, जहां पर हम अपने बॉडी को एक सुपाइन पोजीशन में, शवासन की पोजीशन में रखते हैं, और कई बार वो गाइडेड वे में होता है। जो आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे योग निद्रा के प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे। वो भी एक्टिविटी करता क्या है कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको बूस्ट करता है, यानी हमारा हार्ट रेट स्लो डाउन करता है, ब्लड प्रेशर स्लो डाउन करता है, जिससे हमारे बॉडी को रिलैक्सिंग सिग्नल्स मिलते हैं। और जब हम बॉडी रिलैक्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड रिलैक्स होता है, बिकॉज हमारा बॉडी और माइंड अलग अलग एंटिटीज नहीं है, ये हमने अलग बनाया है टू डिस्क्राइब इट। बट अगर देखेंगे तो बॉडी में भी कहीं स्ट्रेस होगा तो वो माइंड पे इफेक्ट होगा, और माइंड पे कहीं स्ट्रेस है तो वो बॉडी पे इफेक्ट होगा। योग निद्रा में क्या है, वी स्टार्ट विद आवर ब्रीदिंग अवेयरनेस, कि हमारी ब्रीथ हम स्लो डाउन करते हैं और वो सारा रिलैक्सेशन हमारे पूरे बॉडी में फैलाते जाते हैं। एंड देन इट ऑल्सो गोज टू आवर ब्रेन, कि हमारा ब्रेन भी स्लो डाउन हो रहा है, आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। सो इट्स अ बेस्ट रिलैक्सेशन टेक्निक। सो 10-15 मिनट का योग निद्रा के आप जैसे बात कर रहे हो, वैसे यूट्यूब पे प्रोटोकॉल्स फ्रीली अवेलेबल है, तो लोग कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स लाइक व्हाट आई डू, जब मैं सोनोग्राफी करता हूँ तो पेशेंट्स को ही हम बोलते हैं कि सांस गहरी लो, रोको और छोड़ो। उस टाइम पे मैं खुद करता हूँ, लाइक पेशेंट के साथ मैं खुद गहरी सांस लेता हूँ, रोकता हूँ सर्टेन सेकंड एंड फिर छोड़ता हूँ। तो मैं खुद कई बार ऐसे ज्यादा पेशेंट होते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो मुझे भी वो बहुत हेल्पफुल बिल्कुल रहता है ये सब चीजें। एंड वन लास्ट थिंग मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये जो अभी जो एक अंधी दौड़ चालू हुई है ये समाज में कि ये हमें चीज करना है, वो करना है, सब चीजों में कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, तो ऐसे मतलब जो ये समाज में हम लोग रह रहे हैं उनको एज अ साइकियाट्रिस्ट आप क्या मैसेज देना चाहते हो उनके मेंटल हेल्थ के लिए? राइट, सो आई थिंक लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, बट शायद वो सिर्फ बातों तक ही रह जाती है। तो आई थिंक 72 hours एग्जैक्टली, है ना, सो कि वो वर्क आवर्स बढ़ाते ही जाएंगे, हाँ, है ना। सो आई थिंक ये समझना जरूरी है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करें, है ना। सो हम अगर हमारे एम्प्लॉइज को खुश रखना चाहते हैं, उनके आवर्स अगर कम भी रखेंगे तो भी वो वर्क होने ही वाला है, रादर देन जस्ट स्ट्रेचिंग देम और फिर वो नेक्स्ट डे उनकी प्रोडक्टिविटी और कम हो जाए। सो आई थिंक कॉर्पोरेट्स को भी ये समझना जरूरी है कि हम क्वालिटी पे फोकस कैसे करें ताकि वर्क एफिशिएंसी बढ़ पाए। तो अगर आपके एम्प्लॉइज की मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो ओवरऑल आपके कंपनी को ही फायदा है, ये समझना जरूरी है। और ऑन एन इंडिविजुअल लेवल हम शायद ये सिस्टम को पूरी तरह चेंज नहीं कर पाए, तो हमें वो चेंज करने की तरफ बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने। कई बार मैं देखता हूँ लोग इसी चीज में उलझे हुए कि यार ये मैं पॉलिटिक्स कैसे चेंज कर दूं या फिर गवर्नेंस कैसे चेंज कर दूं। तो कई बार हम हमारा वक्त ऐसी चीजों पे जाया कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो ऑन एन इंडिविजुअल लेवल हमें अपने आप से पूछना है कि क्या चीजें मेरे कंट्रोल में है और हमें उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। तो हमें वो बहस में नहीं उलझना है कि वो पॉलिटिकल डिबेट जो कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे चलती रहती है या फिर कोई ऐसी चीज है जो हमें पता है कि जो मुझे कंसर्न करती ही नहीं है, कि यार रोज एक्सीडेंट के वीडियोस आ रहे हैं या ऐसी नेगेटिव चीजें जो कॉन्स्टेंटली हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या फिर न्यूज मीडिया में देख रहे हैं, उसे हम इग्नोर करना अगर सीख ले तो भी वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा।
राइट। सो Okay. जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए हम अपना फूड जो देख रहे हैं, उसी तरह से हमारे मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल डाइट है कि जो चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, Yes. जो चीजें हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे रैंडमली स्क्रॉल कर रहे हैं, आई थिंक वो चीजों पे भी हमें नजर डालना जरूरी है। सो ऑन एन Okay. इंडिविजुअल लेवल अगर हम वो कर पाए तो डेफिनेटली हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। ओके, सो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए, बिल्कुल। लाइक Right. क्या होना चाहिए? सो बहुत सारे अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं, वो रिट्रीट्स करते हैं कि Okay. कुछ दिन गैप लेकर कुछ एक अच्छी प्लेस पर जाकर दे गिव अ रिलैक्सिंग टाइम टू देयर एम्प्लॉइज, या फिर मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए उनके एम्प्लॉइज के लिए भी थेरेपी सेशंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं। सो दीज आर सम थिंग्स दैट कॉर्पोरेट्स आर आल्सो स्टार्टिंग टू डू, और वो धीरे धीरे इंडिया में भी आता जा रहा है, एंड विच इज अ गुड साइन। स्पेशली जब हम बात करते हैं जेनजीज की, लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, बट जेनजीज हैव एक्चुअली हेल्प्ड लॉट ऑफ टाइम्स कि वो मेंटल हेल्थ को लेकर पॉजिटिव है और वो उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई थिंक दीज आर सम गुड थिंग्स दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग। बट ऐसी चीज जैसे आपने बात की, जैसे हम जिम के बारे में बात करते हैं या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की बात करते हैं, उसी तरह से कुछ एक एरिया होना चाहिए ऑफिस में जो एक रिलैक्सिंग स्पेस है। यस, लाइक इवन इन माय हॉस्पिटल एवरीडे वी प्ले टेबल टेनिस। बिल्कुल, कि सब डॉक्टर्स का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद 5 से 6 बजे एटलीस्ट 1 घंटा वी प्ले टुगेदर। तो क्या है कि अच्छा खासा इंटरेक्शन भी हो जाता है डॉक्टर्स के साथ, एंड स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स भी हो जाता है उसमें। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई। एंड सम ऐसा मेडिटेशन के लिए भी जैसे आप बात कर रहे थे, एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम एयरपोर्ट्स में अगर स्मोकिंग के लिए जोन क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो हम थोड़ा मेडिटेशन जोन, रिलैक्सेशन जोन ये कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके, लाइक गूगल में भी ऐसे पॉड्स है फॉर स्लीप एंड रिलैक्सेशन के लिए, ऐसा कुछ हम बना सकते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर देवाशीष, बहुत आज मजा आया। एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी थी एज अ डॉक्टर मुझे भी नहीं पता थी, सो आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे एंड मेरी ऑडियंस को समझाया ये सब चीज़ें। तो थैंक यू वेरी मच, एंड फिर मिलेंगे एक बार। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसे प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।